नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि यूपी और बिहार के लिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी एक स्पेसिफिक सीरीज चला रहा है। एक ऐसी सीरीज जो कि यूपी और बिहार के जुडिशियल एग्जामिनेशंस के जीएस पेपर में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। आज की अपनी ये जो सेशन है, इसमें हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी 6th सेशन आज आप देखने वाले हैं, जो कि जीएस से जुड़ी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारी इन सभी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप और नए लीगल अपडेट्स चाहते हैं तो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। इट इज नॉन बाय व्हाट नेम? महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जानी जाती है? जो अनुवादित उसका वर्जन है वो किस भाषा, उस क्या नाम है उसका? 4 ऑप्शन है, इकबालनामा, देन रज़्मनामा, अकबरनामा और सकीनत उल औलिया। अब देखिए, इस 4 में से आपको सही आंसर बताना है। आई होप कि आपने यहाँ पे जो है सही आंसर पहचान लिया होगा। बी इज द राइट ऑप्शन। बी यानी कि रज़्मनामा जो है वो राइट ऑप्शन है। रज़्मनामा जो है ट्रांसलेशन की गई थी महाभारत की, उसे कहा गया इन 1574 अकबर ने एक मकतब खाना यहाँ पर शुरू किया था। मकतब खाना क्या होता है? ट्रांसलेशन हाउस होता है। और ये कहाँ शुरू किया गया था? फतेहपुर सिकरी में। अब ये मकतब खाना शुरू करने का जो पर्पस था वो यही था कि जो भारतीय लैंग्वेजेस की बुक्स थी उन्हें जो है पर्शियन में या फिर फारसी में ट्रांसलेट किया जा सके। वो यहाँ पर एक मेन मकसद इस कारखाने का था या मकतबनामा का था। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज फर्स्ट यूज्ड? सबसे पहले इंसानों द्वारा जो इस्तेमाल किया गया जो धातु है वो कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, कॉपर यानी कि तांबा, लोहा यानी कि आयरन और सिल्वर यानी कि चांदी। आपको इनमें से बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है, कि इंसान ने सबसे पहला कौन सा धातु इस्तेमाल किया। तो हम सब जानते हैं कि इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो है बी यानी कि कॉपर यानी कि क्या? तांबा। तांबा ऐसा पहला धातु था जो इंसानों ने इस्तेमाल किया। अब सवाल उठता है कि भाई तांबे से पहले क्या इस्तेमाल होता था? तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम स्टोन एज में रहते थे। स्टोन एज जिसे हम बोल देते हैं क्या? पाषाण युग। अब वो पाषाण युग जो था उसमें जनरली जो है हम पत्थर ही इस्तेमाल करते थे। जो हमारे हथियार होते थे उसके लिए हम, हमारे टूल्स के लिए हम क्या करते थे? पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद कॉपर ऐसा पहला धातु बना जिसका हमने इंसानों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। अगला क्या क्वेश्चन है? इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज गायत्री मंत्र मेंशन्ड? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तीसरा मंडल, 7वां मंडल या फिर 10वां मंडल या फिर 13वां मंडल। आपको बताना है कि कौन से मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए यानी कि तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो हमें तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी ऋग्वेद की। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऑलराइट, सो 10 मंडल है। 13वां मंडल तो वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, बट टोटल जो है वो 10 ही मंडल हैं। और उसमें सुक्तास क्या है? 1028 सुक्तास हैं और 10,462 उसमें हाइम्स हैं। चलिए ऋचाएं कितनी हैं? 10,462 उसमें ऋचाएं हैं। और मैंने कहा कि भाई थर्ड मंडल में जो है, तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। द कंसेप्ट ऑफ सुलेकुल अडॉप्टेड बाय अकबर वॉज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलेकुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि अकबर की ये जो पॉलिसी थी सुलेकुल की, इनमें से किस पर आधारित थी। सबसे पहला है राजनीतिक उदारता यानी कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म, फिर है धार्मिक सहनशीलता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस, एंड फिर है उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी कि लिबरल कल्चरल अप्रोच, या फिर ऑल दी अबव। अब देखिए, सुलेकुल जो है वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और ये कोई धर्म नहीं था, बेसिकली ये एक पॉलिसी आप कह सकते हैं। और आप ये कंसेप्ट या पॉलिसी जो थी, अवधारणा जो थी, ये लगभग ये तीनों पर ही इन्वॉल्व थी या तीनों के ऊपर ही आधारित थी। क्योंकि सुलेकुल कोई धर्म होता तो हम कह देते कि रिलीजियस टॉलरेंस पे आधारित है। सुलेकुल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल पीस,
सार्वभौमिक शांति यानी कि यूनिवर्सल पीस, और यूनिवर्सल पीस में वो धार्मिक शांति भी आ गई, सामाजिक शांति भी आ गई। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, कल्चरल पीस भी आ गई, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें इंक्लूडेड हैं। कहता जी द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी वाज यूनिवर्सल टॉलरेंस, इट वाज आल्सो कॉल्ड सुलह कुल। ओके, सो सुलह कुल में ये सारी चीज़ें ही आ रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पेंटर ऑफ जहांगीर। अब ये आपको कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से इनमें से जो है जहांगीर के दरबार में जो है वो पेंटर्स थे या चित्रकार थे। 4 नाम है। पहला जो है अब्दुल समद, दूसरा है अब्बुल हसन, तीसरा है फारूक बेग एंड चौथा है पीर सैयद अली। चारों में से आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1 एंड 2, बी है 1 एंड 3, सी है 2 एंड 3 एंड डी है 1, 2 एंड 3। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है वो जहांगीर के दरबार में चित्रकार यानी कि पेंटर थे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2 एंड 3, क्योंकि अब्दुल हसन और फारूक बेग जो हैं ये दोनों थे क्या, पेंटर या चित्रकार इस दरबार में। जो बाकी के हैं वो इस राजा के दरबार में नहीं थे पेंटर। चलिए जहांगीर के दरबार में कौन कौन है, चलिए आपको पता होना चाहिए। फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिसंदास, मंसूर एंड अबुल हसन। ऑलराइट, सो ये आपको कुछ पेंटर्स का नाम पता होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर पीतरा द्योरा मीन्स। अब देखिए पीतरा द्योरा का क्या मतलब है। मुगल आर्किटेक्चर में, मुगल स्थापत्य कला में पीतरा द्योरा क्या क्या अर्थ है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मार्बल स्टोन इनले विद जेम्स यानी कि संगमरमर के पत्थर में जवाहरात से की गई जड़ावट, दूसरा है संगमरमर पर की गई चित्रकारी, तीसरा है उद्यान निर्माण की कला, या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि 4 ऑप्शंस पेंटिंग, पहला है मार्बल स्टोन इनले विद जेम्स, दूसरा है पेंटिंग ऑन मार्बल, तीसरा है द आर्ट ऑफ गार्डनिंग और चौथा है नन। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शंस बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये राइट ऑप्शन पता होगा। इसका राइट जो ऑप्शन है वो है ए, पीतरा द्योरा, यानी कि इसे पार्चिन करी भी कहते हैं। अब ये पीतरा द्योरा का जो आर्ट है ये खैर आज भी अगर आप आगरा वाली साइड जाते हो तो आपको देखने को मिल जाता है। पार्चिन करी जिसे बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, वहां पर देखिए एक पत्थर को काट के उसमें हीरे जवाहरात जो है वो जड़ना, उसे पार्चिन करी कहते हैं। जनरली हमें देखने को मिलता है कि जो मुगल्स के टाइम पर आर्किटेक्चर हुआ उस समय में ये जो कला थी उसका काफी भरपूर इस्तेमाल किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन एंड ईरानियन आर्किटेक्चर इज सीन। इनमें से कौन सी इमारत में आपको हिंद व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है ताजमहल, दूसरा है रेड फोर्ट, तीसरा है पंचमहल और चौथा है शेर शाह के मकबरे में। आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। देखिए जो भी यहाँ पे बाहर से लोग आए, चाहे वो मुगल्स थे चाहे वो दिल्ली सल्तनत के लोग थे, वो अपनी परंपराएं लेकर आए। अपनी परंपराओं को लाकर उन्होंने भारत में जो भारत की परंपराएं थी उनसे मिक्स किया और नई परंपराएं बनती गई। अब वो नई परंपराएं जो थी वो इनके आर्किटेक्चर में भी दिखती थी। अब जैसे मान लीजिए 2 परंपराओं का मेल जब आर्किटेक्चर में हुआ तो दोनों के फीचर्स जो हैं उस इमारत या आर्किटेक्चर में दिखने शुरू हो जाते हैं। इस केस में जो है शेर शाह की जो टूम थी यानी कि शेर शाह का जो मकबरा था उसमें हमें ये देखने को मिलता है। चलिए सो राइट आंसर जो है वो है डी यानी कि शेर शाह का मकबरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिसाइसिव बैटल इन द सक्सेशन वॉर ऑफ दारा शिको एंड औरंगजेब। दारा शिको और औरंगजेब की जो यहाँ पर निर्णायक युद्ध हुआ था उनमें से कौन सा निर्णायक जो उनमें युद्ध हुए थे उनमें से कौन सा युद्ध जो है वो निर्णायक युद्ध माना जाता है। दारा शिको और कौन, दारा शिको के जो भाई थे औरंगजेब, उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुए थे उनमें से कौन सा ऐसा युद्ध है जिसे निर्णायक युद्ध कहा जाता है। देखिए इन दोनों के बीच में गद्दी को लेके युद्ध हुए थे, ये तो हम सब जानते ही हैं। ऑलराइट, सो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा था मेन। एक तो है वॉर ऑफ धर्मत, दूसरा है वॉर ऑफ बैटल ऑफ समूहगढ़, तीसरा है बैटल ऑफ देवारी, तीसरा है नन ऑफ द अबव। धर्मत का युद्ध, समूहगढ़ का युद्ध,
या फिर देवराई का युद्ध, और है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी। ऑलराइट, सो बैटल ऑफ समूगढ़। सो बैटल ऑफ समूगढ़ कब और कहाँ लड़ी गई थी, चलिए देख लेते हैं। द बैटल ऑफ समूगढ़ वॉज फोर्ट 29 मई 1668 के दिन, 1658 के दिन यहाँ पर जो है जो मुगल एम्परर शाहजहां थे उनके दोनों बेटे दारा शिकोह के बीच में ये लड़ी गई थी। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो नॉट सिंह दारा शिकोह, क्योंकि क्या हुआ था कि उस बैटल में दारा शिकोह जो है वो हाथी पे बैठ के लड़ने के लिए आए थे। अचानक से वो गायब हो जाते हैं, गिर जाते हैं या उतर जाते हैं, जो भी है। लेकिन उनकी जो सेनाएं थी उन्होंने देखा कि हमारा लीडर जो है वो बैठा नहीं है हाथी पे, इसलिए उनकी सेनाओं को लगा कि इनका लीडर मारा जा चुका है। वो सेनाएं वहां से तितर बितर हो जाती हैं, इसीलिए दारा शिकोह जो है इसमें हार भी जाते हैं। चलिए, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड श्री पर्वतिया। अब देखिए, श्री पर्वतिया जो है किसे कहा गया है, किस डायनेस्टी के शासकों को कहा गया है? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतिया कहा गया है? आपको इसका राइट आंसर बताना था कि पुराणों में श्री पर्वतिया किस वंश के शासकों को कहा गया है। ए है वाकटका, बी है शक, तीसरा है इक्ष्वाकु या फिर है खारावेल। आप देखिए, इसका जो राइट आंसर है, वैसे आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे उन्हें श्री पर्वतिया कहा गया है। इन्हें श्री पर्वतिया के साथ साथ आंध्र भृत्य भी कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए, आंध्र भृत्य भी इनको कहा गया है। ओके, आंध्र भृत्य मतलब क्या होता है? आंध्र के नौकर। चलिए, श्री पर्वतिया या फिर आंध्र भृत्य कहलाए जाने वाली इक्ष्वाकु डायनेस्टी या इक्ष्वाकु वंश कहाँ पे पाया गया या कहाँ पे उनका आना हुआ? वो था कृष्णा गुंटूर रीजन, जो आंध्र प्रदेश का कृष्णा गुंटूर रीजन है, उस जगह पर उनका हमें शासन देखने को मिलता है। सो जो इक्ष्वाकु है वो यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है जी, इक्ष्वाकु इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भ? विदर्भ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? विदर्भ का खजुराहो जो है आपको बताना है वो किस मंदिर को कहा जाता है। ए मार्कंडेश्वर, बी है कैलाश, सी है मनु देवी या फिर है भीमाशंकर। आपको बताना है कि जो विदर्भ का खजुराहो इनमें से किस मंदिर को कहा जाता है। गेस कीजिए, अगर नहीं पता है तो चलिए हम देख लेते हैं। ए इज द राइट आंसर। मार्कंडेश्वर जो है उसे खजुराहो ऑफ विदर्भ कहा जाता है। मार्कंडेश्वर टेम्पल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहता है जी, बिल्ट बिटवीन 9th to 12th सेंचुरी। ये जो मार्कंडेश्वर टेम्पल था ये 9वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में बना। लोकेटेड एट द मार्कंडा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वैनगंगा इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर 24 टाइप के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं मार्कंडेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, और 18 अब इनमें से जो है वो तहस नहस हो चुके हैं, वो सिर्फ खंडर की शेप में बचे हैं। बिकॉज ऑफ दीज टेम्पल्स द गढ़चिरौली इज कॉल्ड द मिनी खजुराहो और खजुराहो ऑफ विदर्भ। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। 2017 से ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर संरक्षण का काम कर रहा है। हिंदी में भी इसे आप देख लीजिए, 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में ये निर्मित हुए, गढ़चिरौली जिले में है, और 24 अलग अलग प्रकार के मंदिर यहाँ हुआ करते थे। वर्तमान में 18 जो है वो खंडहर हो चुके हैं, और बाकियों पर जो है पुरातत्व विभाग जो है वो हमारा काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है जी? चित्राचार्य उपेंद्र महारथीज बुक वेणुशिल्प इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की जो पुस्तक है, क्या नाम है पुस्तक का? वेणुशिल्प। सबसे पहले तो पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की जो पुस्तक है वेणुशिल्प, वह किससे संबंधित है, किस कला से संबंधित है? ए ज्वेलरी यानी कि आभूषण, बी है बैम्बू आर्ट यानी कि बांस कला, सी है पेंटिंग यानी कि चित्रकारी, और डी है क्या? मार्बल कार्विंग्स यानी कि क्या? संगमरमर की नक्काशी। इसका जो राइट आंसर है वो है बांस कला यानी कि बैम्बू आर्ट। जो ये बुक है वेणुशिल्प, ये चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की किताब। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। चित्राचार्य
उपेंद्र महारथी के बारे में थोड़ा सा अगर हम पढ़ें तो हमें देखने को मिलता है कि 1908 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में इनका जन्म हुआ वहीं, और उसके बाद कलकत्ता के स्कूल ऑफ आर्ट्स में ये पढ़ते हैं। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो किताब है, इनकी जो फिलॉसफी है, उसमें हमें कलिंग का जो ग्लिम्स है, कलिंगा का जो कल्चरल ग्लिम्स है वो हमें देखने को मिलता है। चलिए, Who built a mosque named खैरुल मंजिल in front of पुराना किला? दिल्ली का जो पुराना किला है उसके सामने जो खैरुल मंजिल नाम की जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो पहला ऑप्शन है हमीदा बानो बेगम, दूसरा है सलीमा सुल्तान, तीसरा है जीजी अंगा, चौथा है क्या? महामंगा। ठीक है, तो आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है कि ये जो मॉस्क है, क्या नाम है? मॉस्क का नाम है खैरुल मंजिल। इसका निर्माण किसने करवाया? अब आप इसमें बताइए कि राइट ऑप्शन आपको क्या समझ आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है महामंगा। ओके, क्या राइट ऑप्शन है? डी, यानी कि महामंगा, अकबर की मदर, उन्होंने यहाँ पर जो है खैरुल मंजिल नाम की जो ये मॉस्क थी पुराना किला के सामने बनाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद? इनमें से कौन सी जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद हम सब जानते हैं कि हमारा एक वेद है। अब यजुर्वेद जो है वो 2 पक्षों में डिवाइडेड है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब उनमें से आपको बताना है कि जो शुक्ल पक्ष है उसमें से इनमें से दी गई कौन सी जो है शुक्ल पक्ष की संहिता है? ए है वाजस्नेयी, दूसरा है मैत्रायणी, और तीसरा है तैत्तिरीय, और चौथा है कठक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है संहिता शुक्ल यजुर्वेद की है। चलिए इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। जो है क्या वाजस्नेयी जो है वो शुक्ल जो पक्ष है यजुर्वेद का उसकी संहिता है। चलिए यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बेहतर नॉलेज हो तभी जो है इसके बारे में आप आगे से क्वेश्चन भी कर पाओगे। यजुर्वेद जो है ना उसको रिचुअलिस्टिक वेद भी कहा जाता है। हिंदी में अगर देखें तो रिचुअलिस्टिक वेद मतलब क्या? जो यजुर्वेद है उसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्यों भाई? यजुर्वेद में रिचुअल्स लिखे हुए हैं, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें जैसे हमने पढ़ा कि ऋचाएं लिखी हुई हैं, मंत्र लिखे हुए हैं, यजुर्वेद में उन मंत्रों को किस तरह से हवन करना है वो वहां पे लिखा गया है। दूसरा क्या है? यजुर्वेद जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा गया है, कृष्ण और दूसरा है शुक्ल। अब ये जो कृष्ण है वो काला या अंधेरा का अर्थ मंत्रों का अव्यवस्थित संग्रह से है, जबकि शुक्ल जो है उसका अर्थ है मंत्रों का व्यवस्थित संग्रह। यानी कि जो कृष्ण जो यजुर्वेद है वो वहां पर जो कलेक्शन ऑफ मंत्रास है वो इतनी ज्यादा ऑर्डरली नहीं है, डिसऑर्डरली है। ठीक है, और जो शुक्ल है उसमें जो है कलेक्शन ऑफ मंत्रा जो है वो ऑर्डरली है। उसके बाद क्या कह रहा है जी? वजस्नेयी संहिता इज रिलेटेड टू शुक्ल यजुर्वेद। ये हमें यहां पर पता होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंड इन मेसोलिथिक पीरियड? निम्नलिखित में से किन स्थानों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण काल हम सब जानते हैं कि भाई 3 पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। क्या है? सबसे पहला है पैलियोलिथिक, फिर आता है मेसोलिथिक, और तीसरा आता है क्या? नियोलिथिक। नव पाषाण, मध्य पाषाण और पुरा पाषाण। अब आपको बताना है कि मध्य पाषाण में इनमें से कौन सी जगह पर पशुपालन के अवशेष हमें मिलते हैं या सबूत हमें मिलते हैं। 4 ऑप्शन है, औद, बोरी, बागोर और क्या है? लखानियास। लखनिया, बागोर, बोरी और औद। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बागोर। बागोर कहां पर है भाई? राजस्थान का जो बागोर है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो मध्य पाषाण युग यानी कि जो मेसोलिथिक एज है उसके समय में हमें यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के एविडेंसेस जो हैं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बोरी और औद और जो लखानियाँ हैं उसके बारे में भी मैंने कुछ बातें लिखी हैं, इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर आपको वो जो है पीपीटी तो मिल ही जाएगी, PDF मिल ही जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ बोधिसत्वा विद 11 हेड्स फाउंड। इन निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से किस गुफा में 11 सत्व के बोधि, जो 11 सिरों वाले जो बोधिसत्व थे, उनका यहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, अजंता, एलोरा, कान्हेड़ी और कार्ले। अजंता, एलोरा, कान्हेड़ी और कार्ले, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी गुफा है जिनमें बोधिसत्व, 11 सिरों वाले बोधिसत्व का इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कान्हेड़ी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कान्हेड़ी की गुफाएं हैं। 109 गुफाएं हैं टोटल। संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, मुंबई के ज़्यादा दूर नहीं है। और वहीं पर जो है कान्हेड़ी की गुफाएं हैं, 109 टोटल गुफाएं हैं। और उसी में से जो 41 नंबर, दी नंबर 41 गिव्स दी नोटेशन ऑफ बोधिसत्व। सो 41वें नंबर की जो गुफा है उसमें हमें ये 11 सिरों वाले बोधिसत्व का जो इंस्क्रिप्शन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद अजंता की अगर हम बात करें तो ये भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। यहाँ टोटल 29 गुफाएं हैं। एलोरा की अगर हम बात करें तो वो भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है और यहाँ पर हमें 34 गुफाएं देखने को मिलती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें तीनों धर्मों की गुफाएं, यानी कि हिंदू, बुद्ध और बौद्ध और जैन धर्म की गुफाएं देखने को मिलती हैं, जबकि अजंता में बौद्ध धर्म की गुफाएं ही देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1303 में आर्मी ऑफ ककातिया रूलर्स डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी एट वारंगल। 1303 में ककातिया शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि ककातियाज ने वारंगल में 1303 में किसकी सेना को हराया। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है अलाउद्दीन खलजी और तीसरा है मोहम्मद बिन, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। सो इनमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे शासक थे जिनकी सेना को हराया गया। अगर आप यहाँ पर 1303 की बात करो, अगर आपको टाइमलाइन याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि 1303 की अगर हम बात करें, इल्तुतमिश कब पे जा चुके थे, बलबन जा चुके थे और मोहम्मद बिन तुगलक बाद में आते हैं। उस समय के जो रूलर थे वो थे अलाउद्दीन खलजी। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है ही नहीं। चलिए, सो अलाउद्दीन खलजी जो है उनकी सेना को हराया था किसने, प्रताप रुद्रदेव जो थे ककातिया रूलर थे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स हैव एमर्ज्ड फ्रॉम द सेम ग्रेव। इनमें से कौन सी ग्रेव में, एक कब्र में 3 मानव कंकाल इकट्ठे निकले। अब 3 मानव कंकाल इकट्ठे निकलना बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि मास ग्रेव्स होती थी जहां पर एक ही कब्र में कई सारे लोगों को दफनाया जाता था। आपको बताना है कि इसमें से कहां पर, कौन सी जगह पर हमें 3 मानव कंकाल इकट्ठे मिलते हैं एक ही कब्र में। सराय नाहर राय और फ्रॉम दमदमा, ये कुछ यहाँ पे गलत लिखा गया, इसको दमदमा आना है। ठीक है, दमदमा। तीसरा क्या है, महदहा और चौथा है क्या, लंगनाज। ऑलराइट, सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दमदमा। ऑलराइट, सो दमदमा इज द राइट ऑप्शन। ओके, दमदमा एक जो है सही ऑप्शन है। दमदमा है कहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई, क्योंकि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां पर दमदमा है। और 1982 से लेके 87 तक यहाँ पर जो है खुदाई का काम हुआ था। उस समय हमें देखने को मिलता है कि 41 जो है कंकाल, नर कंकाल मिले थे। उनमें से जो 41 की अगर हम बात करें तो 35 जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सिंगल थे। नहीं 35 नहीं होगा, यहाँ पे 25 होना चाहिए, जो 25 भी नहीं होगा, लेकिन खैर टोटल जो है हमें 41 नर कंकाल देखने को मिलते हैं दोस्तों। 41 में से हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे थे कि 2 कंकाल एक ग्रेव में थे या एक कब्र में थे, और एक ऐसी कब्र थी जिसमें 3 कंकाल इकट्ठे थे। ऑलराइट, सो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज नॉट बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के समय में इनमें से कौन से किले का निर्माण नहीं किया गया था। आपको सही आंसर बताना है। अकबर के समय में,
अगर आपको दिल्ली के लाल किले के बारे में कुछ भी पता है तो आपको ये पता होगा कि ये अकबर ने तो नहीं बनाया था। किसने बनवाया था, चलिए बताइए आप कमेंट बॉक्स में। सो इसका राइट जो आंसर है वो है अकबर, रेड फोर्ट, क्योंकि अकबर ने नहीं, रेड फोर्ट को शाहजहां ने बनाया था। अगर आपको शाहजहां का पता है कि उन्होंने क्या क्या चीजें बनवाई थी तो ये आंसर आपके लिए आसान था। इन एनी केस आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये तीनों जो है अकबर के समय के हैं। चलिए, सो रेड फोर्ट की अगर हम बात करें तो शाहजहां ने बनवाया, ठीक है, और यमुना के किनारे बसा हुआ है। आपको पता है ये यमुना पहले वहां से बहती थी, अब तो यमुना वहां से दूर हो गई है, उसका पाथ जो है चेंज हो गया है। कंप्लीटेड इन 1648, 1648 एडी में कंप्लीट हुआ। प्रेजेंटली रेड फोर्ट जो है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गिना जाता है। आगरा फोर्ट जो है वो अकबर ने बनवाया था, कासिम खान उनके आर्किटेक्ट थे। ओके, सो ये भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से दोस्तों। whose disciple was ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपको बताना है कि किसके शिष्य थे। 4 ऑप्शंस हैं, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, शाह वलीउल्लाह, फिर है मीर दर्द और ख्वाजा उस्मान हारूनी। आपको बताना है कि इनमें से किसके शिष्य थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में हम देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूफी सेंट हुए हैं भारत के। उसमें हमें देखने को मिलता है, राइट जो आंसर है, उनके गुरु का नाम जो था वो था ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है, अब इनका जन्म, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो था वो सिस्तान ईरान में हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो जन्म था वो इस्फहान में हुआ, जो कि वो भी ईरान में है। ठीक है, लेकिन ईरान में इनका जन्म हुआ, ये एक बात सही है। इनके जो गुरु थे वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है, और हमें देखने को मिलता है कि पहले ही अपने गुरु के साथ घूमे, लेकिन बाद में इनके गुरु ने कहा कि नहीं, अब आप और जगह जाइए, अपना जो है अलग आप यहाँ पे धर्म का प्रचार करें, या फिर अपना अलग जाकर अपनी जर्नी को तय करें, और ये उसके बाद इंडिया आ जाते हैं। द चिश्ती ट्रेडिशन इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन हिज नेम, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से ही चिश्ती सिलसिला निकला। और उनकी मृत्यु जो है वो अजमेर में हुई, और आज भी अजमेर शरीफ की एक दरगाह, फेमस दरगाह हमारे भारत में हमें देखने को मिलती है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अलवर सेंट। इनमें से दिए गए नामों में से कौन जो है वो अलवर संत नहीं थे? आपको 4 यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो अलवर सेंट नहीं थे। पहला नाम है क्या? पोयगई, दूसरा क्या है तिरुज्ञान, और तीसरा है पूडम, और चौथा है तिरुमंगई। आपको इनमें से बताना है कि हु इज नॉट एन अलवर सेंट। 4 ऑप्शंस हैं। अब ये 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर जो है वो बताना है। तिरुज्ञान जो है वो राइट ऑप्शन है, ये जो है नहीं है अलवर सेंट। अब थोड़ा सा अलवर और जो अलवर सेंट्स की अगर हम बात करें या नयनर सेंट्स की बात करें तो समझ लेते हैं क्या है। देखिए, जब भारत में भक्ति मूवमेंट आया, अराउंड आप कह सकते हैं कि 700-800 एडी के बाद आया। जब भक्ति मूवमेंट आया तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भारत का जो भक्ति मूवमेंट था साउथ इंडिया से शुरू हुआ, बेसिकली हुआ, और 2 तरह के यहाँ पे भक्त हुए। एक तो थे जो शिव में मानते थे, दूसरे थे जो विष्णु में मान्यता रखते थे। जो शिव जी में मानने वाले थे उन्हें नयनर कहा गया, और जो विष्णु के जो यहाँ पर डिवोटीज हुए उन्हें कहा गया क्या? उन्हें यहाँ पर कहा गया अलवर्स। ओके, सो अलवर्स में भी 12 सेंट हुए हैं। उन 12 सेंट्स में से जो 3 हैं वो हमें देखने को मिलता है कि फीमेल सेंट्स थे। ओके, तो 3 नहीं 4 क्या थे? पोयगई, पूडम, तिरुमंगई और क्या नाम था? अंडल। ये 4 जो हैं फीमेल अलवर सेंट्स थे जो प्रोमिनेंट थे। ऑलराइट, सो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? What was the दारुल शिफा established by फिरोज शाह तुगलक? ये दारुल शिफा क्या था भाई, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया? आपको बताना है। क्या ये एक दानशाला थी, क्या ये एक खैराती अस्पताल था, क्या एक पुस्तकालय था, या फिर तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था? आपको बताना है कि दारुल शिफा क्या था। दरअसल दारुल शिफा क्या था? एक अस्पताल था। खैराती अस्पताल मतलब क्या? चैरिटेबल हॉस्पिटल था जो कि चैरिटी के दम पर चलता था। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। जो फिरोज शाह तुगलक थे
उन्होंने उनके नाम पे अगर कोई और क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये कि दीवाने खैरात भी उन्होंने बनाया, दीवाने रोजगार भी उन्होंने बनाया। ऑलराइट, सो बेरोजगारों के लिए दीवाने रोजगार था और गरीबों के लिए दान विभाग था, जिसे दीवाने खैरात भी कहा जाता है। तुर्मे जो थे कंटेम्परेरी ऑफ अशोका वॉज द किंग ऑफ, जो अशोक के समकालीन तुर्मे थे वो कहाँ के राजा थे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अशोक के समकालीन थे तुर्मे, कहाँ के राजा थे? ए इजिप्ट, बी था कोरिंथ, सी था मैसेडोनिया और डी था सीरिया। तुर्मे कहाँ के राजा थे? आपको सही उत्तर बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इजिप्ट। तुर्मे जो है वो इजिप्ट के राजा थे, हमें ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, इजिप्ट के राजा थे। ओके, उसके अलावा भी यहाँ पर हमने देखा कि तुर्मे के अलावा अगर हम बात करें तो 2-4 नाम और यहाँ पर लिखे हुए हैं। एंटियोकस जो थे वो सीरियन किंग थे, ठीक है। अटिचिनी जो थे वो मैसिडोनियन थे। ऑलराइट, सो मगा थे जो वो साइप्रस, सॉरी मगा जो थे, हाँ वो मगा की अगर हम बात करें एपीरियस किंग थे। ऑलराइट, सो ये हमें पता होने चाहिए। ऑलराइट, सो नाम थोड़े से कठिन है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। विद विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन दी फेमस ट्रीटी ऑफ पुरंदर? जो पुरंदर की संधि थी वो शिवाजी ने 1665 ईस्वी में किसके साथ हस्ताक्षर किए या किसके साथ साइन किए? 4 ऑप्शन हैं। ए जसवंत सिंह, बी जय सिंह, सी शाइस्ता खान और डी है दिलेर खान। अब आपको बताना है कि शिवाजी महाराज ने ये जो पुरंदर की ट्रीटी साइन की थी ये किसके साथ साइन की थी? तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट जो आंसर है वो है जय सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए हुआ क्या था, जय सिंह को भेजा गया था मुगलों के द्वारा, किस लिए? जो शिवाजी महाराज थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए। ऑलराइट, सो मिर्जा राजा जय सिंह जो थे वो मनसबदार थे औरंगजेब के, तो औरंगजेब ने ही उन्हें भेजा था शिवाजी महाराज को कंट्रोल करने के लिए। इन्होंने शिवाजी महाराज को कंट्रोल किया और उनके साथ ये जो ट्रीटी थी वो साइन की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान? अब आर्यंस का अफगानिस्तान के साथ किस तरह से यहाँ पर संबंध स्थापित होता है? इनमें से कौन सी जो नदी है उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है जो कि अफगानिस्तान से आती है? ऑलराइट, सो जो कि अफगानिस्तान के साथ आर्यंस का संबंध भी जो है स्थापित करती है। 4 ऑप्शन है। एक है अस्किनी, दूसरा है कुंभू या कुमू, दो नदियां हैं ये, कुंभा या कुमू, तीसरा है परुष्णी और चौथा है विपासा और शतुद्री। ओके, सो जो इसमें बी ऑप्शन आप देख रहे हो वो सही ऑप्शन है। कुंभा और कुमू जो है 2 ऐसी नदियां जो कि इंडस की वो नहीं है, ट्रिब्यूटरीज नहीं है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कहता है जी दी वर्ड सप्त सिंधु जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, अडोब ऑफ आर्यंस बताया गया है। सप्त सिंधव जो है उसे बताया गया है आर्यों का निवास स्थान। और इसमें हमें यह भी देखने को मिलता है कि दीज आर, उसमें जो नदियां हैं वो हैं सिंधु और सतलुज, व्यास जिसे विपासा कहा गया है, परुष्णी जिसे रवि आज कहते हैं, वतिस्ता जिसे हम झेलम कहते हैं और अस्किनी जिसे हम आज चेनाब कहते हैं। तो ये जो है ये पुराने नाम हैं आज की नदियों के जो कि उस समय ऋग्वेद में हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके अलावा भी हम देखें तो टोटल में 25 नदियों के नाम ऋग्वेद में दिए गए हैं, जिसमें से कुंभा जो कि काबुल रिवर है और सुवस्तु जिसे हम स्वात रिवर कहते हैं, कुमू जिसे हम कुरम रिवर कहते हैं वो आज भी, और गोमती जिसे हम गुमाल रिवर कहते हैं, वो हमें देखने को मिलता है कि उनका ओरिजिन अफगानिस्तान में ही है। तो ये 4 नदियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि आर्यों का कोई ना कोई संबंध अफगानिस्तान से था ही, तो डेफिनेटली था भी। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यापनिया किसका एक संप्रदाय है? इनमें से किस धर्म का एक संप्रदाय है यापनिया? आपको यह बताना है। यापनिया संप्रदाय किस धर्म से बिलोंग करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, जैन धर्म से संबंधित है यापनिया संप्रदाय। अब थोड़ा सा और, यापनिया सेक्ट रिलेट्स टू जैनिज्म। यापनिया सेक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी दिगंबर सेक्ट। अब देखिए दिगंबर जो है, श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 सेक्ट हैं जैनिज्म में।
उनमें से जो दिगंबर है उसमें से निकलता है यापनिया। ठीक है, चलिए। इंस्क्रिप्शन फाउंड इन दी टुलुवा रीजन ऑफ द साउथ वेस्ट कर्नाटका मेंशंस यापनिया। ठीक है, तो टुलुवा रिलीजन में या टुलुवा क्षेत्र में जो शिल्प लेख है उसमें हमें एक देखने को मिलता है कि यापनियों का उल्लेख वहां पर पाया जाता है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हिस्ट्री से हमने देखे। अगली जो हम वीडियोस लेकर आएंगे उसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी और ये वीडियोस आपको फ़ायदा देंगी आपके आने वाले जीएस के एग्जामिनेशन में। दोस्तों, लॉ अकेला अगर एग्ज़ाम क्लियर करवा पाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें जीएस जो है वो पढ़नी ही पड़ेगी और पढ़नी भी चाहिए। हमारी जनरल अवेयरनेस भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्री के लिए ही नहीं, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, और वैसे हमारी पर्सनैलिटी के लिए भी जीएस अगर हमें पता हो तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं और हमारी पर्सनैलिटी में भी निखार आता है। चलिए, अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।